So in previous video we have discussed 10 questions that will come in examination of RML and PGI. So in this video we will discuss the further 10 questions in RML and PGI mock test. Okay, so we will start from question number 11. So the question number 11 is prevalence of TB infection in a community is estimated by. Okay, so question है कि prevalence of TB infection in a community is estimated by. उसके ऑप्शन है ए ट्यूबरकुलिन टेस्ट, बी स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी, सी कल्चर एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज चेस्ट एक्सरे. ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट. So what is tuberculin test? Tuberculin test is done to diagnose the TB infection. Okay, so tuberculin test में हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम टीबी की बीमारी है या नहीं किसी इंसान को वो जानने के लिए हम लोग tuberculin test का यूज़ करते हैं. तो tuberculin test बेसिकली होता क्या है कि in this test they inject a small amount of liquid beneath the skin or into the skin which is known as tuberculin. Okay, the fluid that we inject is known as tuberculin. ठीक, तो हम लोग ये क्यों इंजेक्ट करते हैं स्किन के नीचे? स्किन के नीचे ट्यूबरकुलिन फ्लूइड को हम इंजेक्ट करने से जान सकते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइसिस जो पॉजिटिव एजेंट है टीबी का वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट का बेसिकली यही काम है कि वो कितने अमाउंट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइसिस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो हमें जानने में मदद करता है. ओके, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है द अमाउंट ऑफ पीपीडी यूज्ड इन मॉन्टॉक्स टेस्ट इन इंडिया इज. ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ए 1 TU, बी 5 TU, सी 25 TU या फिर डी 250 TU. ठीक है, यहाँ पे TU का मतलब है ट्यूबरकुलिन यूनिट. ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 1 TU. एक्शन. ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग देखेंगे कि पीपीडी होता क्या है. तो पीपीडी स्टैंड फॉर प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो हम एक स्लाइड बनाते हैं या फिर कल्चर बनाते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को जो मॉन्टेक्स टेस्ट है उसको कंडक्ट करने के लिए, तो बेसिकली पीपीडी उसका प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है, पीपीडी क्या होता है? प्रेसिपिटेट. किस चीज़ का? जो हम कल्चर बनाते हैं या फिर जो भी हम स्लाइड बनाते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट में. ठीक, तो ये एक प्रेसिपिटेट होता है जो कि एक फिल्ट्रेट करके हम निकालते हैं, फिल्टर करके निकालते हैं किसी भी स्टेरिलाइज कल्चर से. ठीक है, कि जो कल्चर स्पेसिफिक ये वो तो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं या फिर नॉन स्पेसिफिक कल्चर भी हो सकते हैं. ठीक है, उसमें बेसिकली होता क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉलोनी फॉर्म करने के लिए एक इन्वायरमेंट देते हैं. ठीक है, जिसमें वो अपनी खुद की कॉलोनी बनाते हैं और वो कॉलोनी कैसे फॉर्म कर रहे हैं उसको हम एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालाइजेशन के अंदर, और उसमें ये जो प्रेसिपिटेट निकलता है जिसको हम पीपीडी कहते हैं, इसमें कितनी इसकी हम यूनिट यूज़ करते हैं वो इसमें हमें बताना है. तो इसमें जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट. ठीक, तो हम आप लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है. तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि रिजल्ट ऑफ मॉन्टेक्स टेस्ट इज रेड आफ्टर. ठीक, तो मॉन्टेक्स टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो कितने दिन बाद पढ़ा जाता है या फिर कितने घंटे बाद पढ़ा जाता है. तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट 6 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 48 आवर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी 72 आवर्स. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जो है 48 आवर्स. ठीक है, तो जब हम लोग ट्यूबरकुलिन जो हमारा फ्लूइड होता है उसको जब हम लोग स्किन के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग डायग्नोस करते हैं या फिर जो देखते हैं वो ये नहीं कि अगर रेडनेस आने लगे या फिर हल्के से ब्रूशिंग आने लगे, ब्रूशिंग मतलब हल्के से छिला हुआ या फिर घाव जैसा दिखे, तो उसको हम लोग जो है कंसीडर नहीं करेंगे. इसमें हम लोग देखेंगे कि पेशेंट जो है या फिर जिसके हम दे रहे हैं जो ट्यूबरकुलिन फ्लूइड जिसके इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी सहनशीलता कितनी है. ठीक है, उसका जो इन ड्यूरेशन है वो कितना है. ठीक, तो इन ड्यूरेशन जो है हमारा जो है 48 to 72 आवर्स के बीच में दिखता है. ठीक, तो 48 और 72 जो क्वेश्चन है उसमें दोनों दे रखा है कि 48 आवर्स भी और 72 आवर्स भी, पर हमारी इन ड्यूरेशन जो है वो मैक्सिमम जरूर होती है 48 से 72 आवर्स के बीच में, लेकिन हम लोग चेक 48 आवर्स में इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा 72 आवर्स है
अगर हम उतना वेट करेंगे और 72 आवर्स के बाद जो रीडिंग है वो हम लेके चलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो इन ड्यूरेशन है वो सही से हम लोग मतलब नहीं जान पाते कि कितने लेवल पे हुआ था उसकी सहनशीलता। इस वजह से 72 घंटे ना रुक करके हम लोग जो है 48 घंटे में ही चेक कर लेते हैं कि जो वहाँ पे कॉलोनी फॉर्म हुई है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, या फिर जितने अमाउंट में हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में है, वो हम लोग 48 आवर्स में ही देख लेते हैं। 72 आवर्स तक वेट करेंगे तो मे भी हो सकता है कि इस जो साइज़ है उसका इन ड्यूरेशन का जो सहनशीलता का साइज़ है वो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें पता नहीं चले वो कब चालू हुआ और कब ख़त्म हुआ, इसलिए हम 48 घंटे का ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रेजेंट डे BCG वैक्सीन इज सप्लाइड एज, ठीक, तो मौजूदा समय पर हमारी BCG वैक्सीन किस रूप में हमें दी जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा ए लिक्विड वैक्सीन, बी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, ठीक, सी बोथ या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। तो हम लोग इसमें जो है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन क्यों देते हैं, क्योंकि इसका जो स्टोरेज का टाइम होता है, ठीक, अगर आपको पता है कोई भी हम लोग वैक्सीन जो है उसको डिजॉल्व करके रख देंगे तो फिर जो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग फ्रीज ड्राइड वैक्सीन BCG को रखते हैं क्योंकि उसका स्टोरेज करने का जो हमारा समय है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो हम सॉल्युबल वैक्सीन रखते हैं उनके, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट इज फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है द डायल्यूएंट यूज्ड फॉर रिकंस्टिट्यूटिंग BCG वैक्सीन इज, ए है इसका ऑप्शन नॉर्मल सलाइन, बी है डिस्टिल्ड वाटर, सी है डेक्सट्रोज और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो हम लोग आपको पता है कि वैक्सीन को हम लोग डिजॉल्व करके ही एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक। तो जो फ्लूइड हम लोग यूज़ करते हैं वो नॉर्मल सलाइन ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी जो कंस्टिट्यूशन होती है वैक्सीन की वो सबसे ज़्यादा अच्छे से किसके साथ घुल मिल जाती है या फिर किसके साथ मैच कर जाती है, वो होता है हमारा नॉर्मल सलाइन। इसीलिए हम कोई और फ्लूइड ना यूज़ करके अपना नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं क्योंकि डिजॉल्व वैक्सीन आपको पता है कि उसको उसकी हैंडलिंग बहुत केयरफुली हमें करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि अगर वो सही ढंग से मतलब उसकी हैंडलिंग नहीं की जाएगी तो उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है उसमें हमेशा एरर शो करेगा हमें, ठीक है। तो किसी तरीके का एरर ना हो, ठीक, इसलिए हम लोग उसकी हैंडलिंग सही करने के लिए जो हमारा फ्लूइड है सबसे अच्छा जो उसके साथ कंस्टिट्यूट कर जाता है वो हमारा नॉर्मल सलाइन है। इसलिए हम लोग BCG वैक्सीन की रिकंस्टिट्यूशन में हम लोग कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, हमारा नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज नॉर्मल सलाइन। अब हम लोग 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा रिकंस्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन शुड बी यूज विद इन, ठीक है। तो हमारी जो रिकंस्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन है वो कितने समय में हमें यूज़ कर लेनी चाहिए, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए है 3 आवर्स, ऑप्शन बी है 6 आवर्स, ऑप्शन सी है 18 आवर्स या फिर ऑप्शन डी है 24 आवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 6 आवर्स। आप लोग को पता है कि एक बार जब हमने वैक्सीन डिजॉल्व कर ली, रिकंस्टिट्यूट कर ली, तो उसको अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टोर करके रखेंगे तो उसका जो हमें थेरेपेटिक इफेक्ट है प्रॉपर वो नहीं मिल पाएगा या फिर वो वैक्सीन पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, एरर शो करेगी। इसलिए उसकी एफिकेसी मेंटेन रहे और वो किसी तरीके का एरर शो ना करे, इसलिए हम लोग उसको 6 घंटे के अंदर ही एडमिनिस्टर कर देते हैं या फिर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 6 घंटे के बाद फिर उस वैक्सीन को लगाना ना लगाना उससे कोई मतलब नहीं है, वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 6 आवर्स वो है राइट आंसर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है द एज फॉर BCG वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एट, ठीक। तो जो इसमें पूछा गया कि BCG वैक्सीनेशन जो हमारा किस एज तक हमें कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है बर्थ और एट 6 वीक, ऑप्शन नंबर बी है ओनली 6 वीक, ऑप्शन नंबर सी है 6 to 8 वीक या फिर ऑप्शन नंबर डी है विद इन 1 ईयर। और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बर्थ और एट द 6 वीक। तो इसमें पूछा गया है कि हम लोग को कितने समय में, ठीक है, हमें BCG वैक्सीनेशन कर देना चाहिए अगर कोई बच्चा हमारा पैदा होता है।
तो इसका जो ऑप्शन हमने सही बताया वो है बर्थ या फिर एट 6 वीक, ठीक है। पैदा होने से लेकर 30 वीक के अंदर हमें ये वैक्सीन लगा देनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा सीवियर डिजीज है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। और जो हमारे नियोनेटल होते हैं, मतलब 1 साल से कम के जो लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है तो वो हमारे जितना एफिशिएंट नहीं होता है ना। हम लोग का इम्यून रिस्पॉन्स खुद भी वर्क करता है, पर उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इमेच्योर होता है, ठीक, क्योंकि अभी वो पैदा हुआ, उनका इम्यून रिस्पॉन्स इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोगों ने वो कोलेस्ट्रम वाला एग्जाम्पल सुना है, यहाँ कोलेस्ट्रम से जो माँ का पहला वाला दूध पीला वाला होता है उससे इन लोग को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल इम्यूनिटी। तो उसी तरीके से वैक्सीन हमारी काम करती है, वो बाहर से हमें इम्यूनिटी देती है ताकि हम कोई भी इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकें। तो इसीलिए हमें जो है BCG वैक्सीनेशन बर्थ पे या फिर 6 वीक के अंदर ही लगा देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर हम लोग डिले करेंगे तो मे भी चांसेस हों कि उनको ट्यूबरकुलोसिस का जो है इन्फेक्शन वो कॉज कर जाए, उनको TB भी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बर्थ और एट 6 वीक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18, एट द विलेज लेवल स्पूटम फॉर AFB इज कलेक्टेड एंड फिक्स्ड बाय, ठीक। तो इसमें पूछा गया है कि विलेज लेवल पे यानी गांव के लेवल पे जो स्पूटम मतलब बलगम का कलेक्शन है AFB के लिए, AFB क्या होता है, एसिड टेस्ट बैसिलस, उसके लिए जो हम लोग कलेक्शन करवाते हैं वो कौन करता है? तो इसके ऑप्शन है ए, आंगनवाड़ी वर्कर, बी, विलेज हेल्थ गाइड, ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ वर्कर मेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ वर्कर फीमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। तो हमारा AFB होता क्या है? AFB स्टैंड फॉर एसिड फास्ट बैसिलस, ठीक है। तो ये एक ऐसा, मान लीजिए एक ऐसा पॉजिटिव एजेंट है जो TB और उसके साथ साथ अदर सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो AFB के लिए हमारा जो स्पूटम कल्चर है उसके लिए हमें सैंपल चाहिए होता है, ठीक। तो वो सैंपल गांव लेवल पे घर घर जाके कौन लेगा, ठीक है। तो बाकी लोग जो वो इतने मतलब हर घर जाके वो सैंपल लेने में कैपेबल नहीं है। तो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, जैसे कि वो फीमेल होती हैं, ठीक, तो वो हर जगह में जा सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो लोग अपने लेवल पे उन लोगों को पता होता है, वो लोकल होती है, रिसाइडिंग होती है, उन लोगों को पता होता है कि घर में कौन सी फैमिली है, उन लोग किस तरीके से डील करना है, ठीक। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है आंगनवाड़ी वर्कर, क्योंकि वो लोग हर एक घर में जाके सैंपल जिसका भी लेना हो वो आराम से ले सकते हैं और किसी तरीके से उसमें परेशानी नहीं है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, आंगनवाड़ी वर्कर, वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन आर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पोलियो इन्फेक्शन के जो सोर्स हैं कौन से हैं? तो इसमें ए है क्लिनिकल केसेस, बी है हमारा सब क्लिनिकल केसेस, सी है कैरियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कैरियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कैरियर क्यों है? क्योंकि जो कैरियर होते हैं वो इन्फेक्शन कैरी तो करते हैं, पर वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनके अंदर वो इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि ना उनको किसी तरीके का इन्फेक्शन होगा, ठीक, जो बाहर से दिखे, ठीक। और दूसरा हो गया कि ना ही उनको किसी तरीके का ये लगेगा कि कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के। तो इसलिए वो किसी भी तरीके के हमारे प्रिकॉशन नहीं फॉलो करेंगे, किसी भी तरीके का प्रिवेंशन नहीं लेंगे और ना ही आइसोलेट होंगे। वो ठीक है, सबसे नॉर्मली मिले जुलेंगे, ऐसे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या कैरी कर रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारे कैरियर है वो सबसे तगड़े सोर्स है किसके? हमारे पोलियो इन्फेक्शन के, क्योंकि वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनको वो इन्फेक्शन है, वो अंदर है, वो कैरी कर रहे हैं, ठीक। तो उसी वजह से वो सबसे ज़्यादा सोर्स कहलाते हैं किसके? हमारे पोलियो इन्फेक्शन के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैरालिटिक पोलियो इंक्लूड, ठीक। तो इसमें रिस्क फैक्टर पूछे गए हैं किसके लिए? कि जो हमारे पैरालिटिक हैं, मतलब पैरालिसिस किन पोलियो से हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है ए IM इंजेक्शन, बी टॉन्सिलेक्टोमी, सी DPT,
या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें ऑल ऑफ द अबव क्यों है, क्योंकि इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है आयम इंजेक्शन। ठीक है, तो आयम इंजेक्शन देते समय हमें कितना ध्यान देना पड़ता है कि किसी वेन पे या फिर हम लोग किसी नर्व पे हिट ना कर दें सिरिंज को। ठीक है, नेडल को सिरिंज की। ठीक है, तो आयम इंजेक्शन देते समय ये रिस्क रहता है कि हम जो सियाटिक नर्व है उसको हम किसी तरीके की इंजरी ना कॉज कर दें या फिर उसको जो है नीडल हमारी किसी तरीके का प्रिक ना कर दें। ठीक, तो इसीलिए जो आईएम इंजेक्शन है उससे पैरालिटिक पोलियो कैसे हो सकता है अगर हम सियाटिक नर्व को किसी भी तरीके का प्रिक करें या फिर किसी भी तरीके की इंजरी कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारा ये टॉन्सिलेक्टोमी क्यों है। टॉन्सिलेक्टोमी बेसिकली इसलिए क्योंकि जब ये कंडीशन होती है टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है, तो ये किसको लीड करती है, हमारे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस को। ठीक, तो टॉन्सिलेक्टोमी हमारी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस को लीड करती है, क्यों, बल्बर पोलियो की वजह से। ठीक है, बल्बर पोलियो की वजह से वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज या फिर लीड कर सकती है। फिर दूसरा क्या होगा कि टॉन्सिलेक्टोमी में बेसिकली हम लोग उसको काट करके टॉन्सिल्स जो हमारे इन्फ्लेमेट होते हैं उनको निकालते हैं। एक फिजिकल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, फिजिकल एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर से उसको निकालते हैं। ठीक, तो उस प्रोसेस में हम लोग हो सकता है कि जो ये फिजिकल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस उसमें जो इन्फ्लेमेट टॉन्सिल्स हम लोग निकालते हैं वो हमारा लीड कर जाए किसी भी तरीके के पैरालिटिक पोलियो में। ठीक, फिर जो हमारा सी है डीपीटी यानी डिप्थीरिया परट्यूसिव सिकनेस, इसमें क्या होता है हमारे थ्रोट के पीछे एक थिक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, एक थिक मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग बन जाती है हमारे बैक ऑफ द थ्रोट पे, जिसकी वजह से हम लोग को ये पैरालिटिक पोलियो लीड कर जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा ये इसका जो आंसर था वो हमारा हो गया ऑल ऑफ द अबव और हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए खत्म। ठीक है, आज हम लोगों ने देखे बचे हुए 10 क्वेश्चंस जो हमारे टेक्निकल ग्रुप से आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि उनके सिलेबस में 60 जो है हमारे टेक्निकल होते हैं और 40 हमारे नॉन टेक्निकल होते हैं। तो 60 में से 20 टेक्निकल हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक, उसमें जो है 10 हमने प्रीवियस वीडियो में डाले थे, 10 आज डाल दिए। अब आगे की वीडियो में हो सकता है कि 10 जो हम लोग जीके अवेयरनेस या फिर किसी और नॉन टेक्निकल जो लेवल है उस पर हम लोग डील करें। तो आज की क्लास वो आपको समझ में आई हो, आज के सारे जो राइट आंसर वो आपको समझ में आए हैं, उसके जो रैशनल है वो समझ में आए हैं। तो इसी के साथ गुड बाय, टाटा, सी यू।